आपने एक उस रियो की जो बात की है, एक रियो नहीं, मेरे पास कई रियो हैं। रेंज रोवर भी है, पिराडो भी है। मैं आपको आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ तो जिस मकाम पर अब मैं हूँ, जिस मकाम पर मैं था, कोई 2002 की बात बता रहा हूँ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था बाइक पर, तो हमारे पास इलाज के पैसे नहीं थे। ने जंग जंग जंगा मूंजी तो सा जंगा कौमी गीत गाया था। अमीर अली सर की मेरा सगा चाचा है, और अफलास का तो वो आलम था कि मैं उसको डिस्कस करते भी रो पड़ता हूँ। कराची की पॉलिटिक्स के डायनामिक्स बिल्कुल चेंज है। यहाँ मैं न किसी वडेरे को कसूरवार ठहराता हूँ, न किसी सरदार न जागीरदार को, क्योंकि उनके बच्चा है, यहाँ तहाँ के बच्चे देखें वो एडिटेड था। कौम परस्तों इखलाकियात का मैार देखें। एक्शन कमेटी ने स्टेज पे नाम लेना पसंद नहीं किया। मैंने रैली किसके हक में निकाली थी? एक्शन कमेटी को सपोर्ट करने के लिए। मुझे एक कौम परस्त बताएं, मैं आपको उसके असा से बताऊंगा कितने। ओ मंजूर सोलंकी कहते हैं, हमारा दोस्त, सिंध भलो व्यापार को करे तो दिसे, कि सिंध तो ऐसा ज़बरदस्त बिजनेस है, कोई करके तो देखे। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। सिंध का नौजवान जो बाय प्रोफेशन सहाफ़ी है, लेकिन वक्त और हालात ने उसको सियासतदान भी बना दिया। वो ख़ुद को समाजी वर्कर भी समझते हैं। जैकबाबाद जैसे पसमानदा इलाका से वो कराची सिंध के राजधानी की तरफ सफ़र करते हैं। किन हालात से गुजरते हैं, जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपने हालात को बेहतर करने के लिए परेशान हाल रहता है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो ख़ुद को इतना खुद कफील समझता है कि वो सिंधी कौम का, सिंध के लोगों का तर्जुमान भी बन सकता है। यूँ मैदान में कूद पड़ता है, फिर बहुत बड़ी पजीराई मिलती है। फिर हालात और वाक़यात के हिसाब से उसको पसपाई का भी सामना करना पड़ता है। मसला कहाँ पे है, उन मसाइल से कब हम निकल पाएंगे? इस समय बहुत सारे सवालात जो लोग अपनी महफिलों में करते हैं, ख़ास तौर पे सिंधी लोग। अस्सलाम वालेकुम। वाह, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक, मेहरबानी। तबीयत ठीक है? थैंक यू। आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू सिंधी राजधानी कराची। थैंक यू, मेहरबानी। मुश्ताक साहब, आप जैकबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरा ताल्लुक़ शिकारपुर से है। मिलता जुलता इलाका है। आपका प्रोफाइल सबके सामने है, और बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि आप अपने प्रोफाइल को शद्द मद के साथ और बड़े फ़ख्र के साथ बयान भी करते हैं, इसलिए हम उस पर नहीं जाते। सबको पता है कि मुश्ताक सर की क्या था, अब क्या है। एक मुश्ताक सर की जो जैकबाद से निकलता है इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में, और जब कराची सिंध का राजधानी आता है तो ज़िंदगी में एक मरहला ऐसा आता है। मुश्ताक सर की ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए उसके वालिदा के पास पैसे नहीं हैं, चंदा करना पड़ता है। और अब वो मुश्ताक सर की सिंधी फ़नकार मुमताज़ मौलाई की ज़बानी रियो पे सफ़र करता है। उसके बच्चे भी बहुत बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये इतना सफ़र कितने सालों में और किस तरह मुमकिन हुआ? और वो मुश्ताक सर की जो अपने लिए परेशान हो, कौन से हालात आते हैं तो मुश्ताक सर की, जो मैंने इंट्रो में कहा, वो समझता है कि मैं सिंधी कौम का तर्जुमान बनूं, और तर्जुमान बन भी सकता हूं, और बन के भी दिखाया, और फिर पीछे होना पड़ा। अब कभी खामोश रहते हैं, कभी मजबूर होकर आगे आते हैं, फिर पीछे होना पड़ता है। ये सब कुछ क्या है? देखें, सबसे पहले तो मैं अपने पास्ट को, अपने माजी को फ़ख्री अंदाज में ऑन भी करता हूँ, डिस्कस भी करता हूँ। अब जिस मकाम पर मैं हूँ, आपने एक उस रियो की जो बात की है, एक रियो नहीं, मेरे पास कई रियो हैं। और रेंज रोवर भी है, पिराडो भी है। मैं आपको आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ तो जिस मकाम पर अब मैं हूँ, जिस मकाम पर मैं था, वो दिन थे उस अस्पताल में, मैं नाम भी लेता हूँ, दारुल सेहत हॉस्पिटल है, मेन जोहर चौरंगी पर। कोई 2002 की बात बता रहा हूँ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था बाइक पर, तो हमारे पास इलाज के पैसे नहीं थे, क्योंकि जब मैंने हिजरत की जैकबाद से टूवर्ड्स कराची,
वो मैंने बवजह मजबूरी की। आज मैं आपके इस सब्तक के ज़रिए ये यूट्यूब चैनल है। ये इंकशाफ कर रहा हूँ कि मैंने बवजह मजबूरी कराची आना पसंद किया था। उसकी वजह ये थी कि मैं वहाँ पर जिसाफ का ज़िले ओहदेदार था। 99 में जब बशीर ख़ान अरेस्ट हुए थे तो हमने स्ट्राइक की थी। मलक दिलबर यार वहाँ पर एक एंटी सिंधी डीएसपी था, उसके साथ हमारी तू मैं हो गई, फायरिंग का तबादला हुआ। जैसे हमारा वो फ्रेश ब्लड होता है, सबसे पहले एटीसी की एफआईआर मुझे 99 में तोहफे में मिली थी। ये लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं कहाँ से टपक पड़े। हम जहद मुसलसल के अदना से कारकुन ने जो पसे पर्दा थे अब ऑन स्क्रीन है। तो डॉक्टर नजफ मिर्ज़ा एसएसपी जैकबाद थे। मिन्नत समाज करके मेरी वालदा उस वक्त भी कुरान शरीफ लेकर गई कि मेरा मासूम बच्चे आप एटीसी लगाओगे तो ये तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मैं सलाम पेश करता हूँ उस वक्त के जज साहब को, जो हिंदू जज थे एटीसी लाड़काना में। उन्होंने न सिर्फ मेरी मदद की बल्कि मेरे मुस्तकबिल को संवारने में उनका कलीदी किरदार रहा। उन्होंने चैम्बर में बुला के उस वक्त के निज़ामुद्दीन सीहड़ थे, एसएचओ सिविल लाइन जैकबाबाद, और डीएसपी की समझो बेल्ट उतार दिए थे कि तुम मासूम बच्चों को जीएसएन का एंटी स्टेट का टैग लगा के ये बड़े भारी कलम वाले दहशतगर्दियों के कलम लगा के केस डालते हो। तो जज साहब ने मुझे कहा कि आप यहाँ केस चलाना चाह रहे हैं, मैं कलम हटा दूँ। तो मुझे सब ने कहा कि ये इंतहाई मोतबर जज हैं, दर्द दिल रखने वाले और सिंध धरती से मोहब्बत करने वाले जज हैं, तो आप इधर ही केस चलाएं। मैंने बड़ी रिस्क लेके वहीं केस चलाया और उन्होंने मुझे 1 माह 26 दिन यानी पौने 2 माह में मुझे बरी कर दिया, बाइज़्ज़त बरी। उसके बाद दोबारा मैंने अपनी लाइफ को वहाँ शुरू किया। दोबारा कोई एक धमाका होता है कहीं, फिर मेरा नाम डल जाता है। मेरा दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। तो फिर हमें एसएसपी ने बुला के, नजफ मिर्ज़ा साहब थे एसएसपी, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ही रिसेंटली गॉट रिटायरमेंट फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डीजी नेब सिंध। फिर उन्होंने मुझे बुला के मेरी वालदा को, मेरे वालिद को, मेरे अंकल, आप शायद जानते हो जिसने जंग जंग जंगा मूंजी तो सा जंगा कौमी गीत गाया था, अमीर अली सर की मेरा सगा चाचा है। तो उनके साथ एसएसपी ने मुज़ाकरात किए, भाई मुश्ताक हम एक शर्त पे किसी केस में आइंदा नहीं डालेंगे, मुश्ताक जैकबाबाद छोड़े। इसकी वजह से लोग एक्टिव हैं, पार्टी इसकी बड़ी वो मुनज़्ज़िम है, तो हम ये चाहते हैं कि ये ना रहे। तो मैं रोता सिसकता बिलकता हुआ जैकबाबाद छोड़ के, उस वक्त खुशहाल खान खटक थी, किराया हमने उधार लेकर 5 मेरे छोटे भाई, एक मेरी सिस्टर, एक मेरी वालदा और मेरा वालिद, हम यहाँ कराची आए थे। तो वो जो सफ़र था, शायद उस वक्त अल्लाह ने सुन लिया, उस वक्त कोई लिख लिया मेरा नसीब। तो हम जब यहाँ पर आए तो यहाँ हमें कराची ने कई सालों तक कबूल नहीं किया। यानी ये जिस शहर में आप बैठे, किसी के लिए लकी साबित होता है, किसी के लिए इंतहाई लकी साबित होता है, किसी के लिए तमाम अनलकी साबित होता है। वो डिपेंड करता है आपके एहसास, सोच, विज़न कितना मजबूत है आपका। जो विजनरी बंदे होते हैं, जो अपने विज़न पे चलते हैं और मुस्तकिल मिजाज होते हैं और कश्तियाँ जला के चलते हैं, नफ़ा नुकसान का कैलकुलेशन कोई नहीं करते, तो उनका अल्लाह भी हामी और नासिर होता है और ये शहर भी अपनी आगोश में समा लेता है। तो इस शहर ने शुरू में बड़ी तकालीफ दी, बड़ा कठिन दौर था। हमने वो ये गोला गंडा की जो ठेले ये भी चलाए, पानी के जो कैन सप्लाई करते थे ये भी मैंने 6 फ्लोर पे 50 रुपये दिहाड़ी पे सप्लाई किए। और अफलास का तो वो आलम था कि मैं उसको डिस्कस करते भी रो पड़ता हूँ। बहरहाल गिव अप नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, मायूस नहीं हुआ, उदास नहीं हुआ, क्योंकि मेरा स्टार है जेमना है और मेरा जो मिजाज है, मैंने ज़िंदगी में कभी अपने चेहरे पर मायूसी दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पे नहीं छाई, न मैंने बिखेरी है। क्योंकि मैं पता नहीं कितनों का हौसला हूँ, कितनों का मुराद ये कि अब तो मैं, चलो सिंधी लोग जो भी फॉलो करते होंगे, जो मेरे नरेटिव से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, लेकिन उसमें मेरे 5 भाई थे छोटे, वो मुझे देखकर मायूस हो जाते। इसलिए मैंने बचपन में भूख, अफलास और गुर्बत में ही हौसले को अपना दोस्त बनाया और आज तक मेरा दोस्त है। तो उसके बाद मैंने 2004 में इमदाद ओढो साहब से मुलाकात की, वो अवामी आवाज़ के एडिटर थे। फिर मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया इस कराची शहर में। पहला मैं करामापुर था अवामी आवाज़ का, जिसको ज़बरदस्त सैलरी देते थे।
उसके बाद मैंने सहाफ़ती अपना कैरियर स्टार्ट किया अवामी आवाज़ से। फिर मैंने 8 साल का सिलसिला ख़त्म करके मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिंध टीवी में अपना कैरियर स्टार्ट किया। सिंध टीवी के बाद एक्सप्रेस टीवी, बोल्ड टीवी, दुनिया टीवी। तो इस तरह मैंने यहाँ पर अपना लोहा मनवाया, अपना काम किया। फिर एक दौर आता है 2019 फरवरी का, कि जिसमें सिंध का नौजवान कराची की सड़क पर एक कातिल रहीम शाह के हाथों निहत्था कत्ल होता है। न सिर्फ कत्ल होता है बल्कि उस खून का वो नंगा नाच नचवाता है वीडियो के ज़रिए। पूरी सिंधी कौम मनहसिल बेहसी का एक आलम था, खामोश थे। मैं उस वक्त दुनिया टीवी न्यूज़ में स्पेशल करस्पॉन्डेंट था। अच्छी मेरी तनख्वाह थी, अच्छा मेरा गुज़र सफ़र था, अच्छी मेरी पीआर थी पुलिस से, अच्छे मेरे ताल्लुकात थे। फिर मैंने उस कत्ल पर खामोशी तोड़ दी, मसलियत तोड़ दी, दोस्तियां दांव पर लगा दी, बच्चों को दांव पर लगाया। और आज भी आप जाएं मेरे फेसबुक पर, मैंने 2019 में रांझानी के मामले पर मैं लो प्रोफाइल मुश्ताक सर की था। ये मेरी फॉलोइंग नहीं थी, आम सा बंदा था। और मैंने आम बंदे ने ये ऐलान किया था कि इस रांझानी के कातिल को गिरफ़्तार कराने के लिए मैं अपने बच्चों अफसाम और अफ़ाम के साथ 3 बंदे प्ले कार्ड लेकर हम शाहराह फैसल के इलाके कारसाज पे धरना देंगे। 3 लोग। आई नेवर एवर इमेजिन इन माई लाइफ, मैंने सोचा ही नहीं था कि 3 में से हज़ारों लोग हो जाएंगे, क्योंकि मेरा इंटेंशन पॉजिटिव था, नीयत मेरा रब जानता था। और मेरा जो अंदर से खून घोलता था उस कातिल को देख के, ज़ाहिर कानून हाथ में नहीं ले सकता था कि जाके मैं गोलियां मारूं। कानून के दायरे में रहकर, एक डेमोक्रेटिक आइनी अख्तियार में रहकर और फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन में रहकर मैंने जो मेरे बस में था वो अनाउंस किया सोशल मीडिया पे रांझानी के इस बेगुनाह कत्ल को रायगा नहीं दूंगा। आपने देखा, हमने इस पे आवाज़ उठाई, देखते देखते कारसाज आपके सामने था। आज भी वो तारीख़ है कि किसी कॉम्परस ने कारसाज बेनज़ीर शहीद भुट्टो के ब्लास्ट से बाद में और उससे पहले कभी किसी ने ब्लॉक नहीं किया। मेरी कोई पार्टी नहीं थी, मेरा कोई मैनिफेस्टो नहीं था, मेरे कोई मफादात नहीं थे। आज लोग बात करते हैं कि भाई वो रहीम शाह के मामले पर रांझानी के कत्ल को मुश्ताक ने फ़रोख्त कर दिया, ये रीवो वीगो रेंज रोवर आ गए। आज बात करते हैं कि भाई सिंधियों की लाशों पर ये सियासत करता है। तो मेरे पास तो ये रीवो वीगो गनमैन तो 2019 से पहले भी थे, जब मैं ये नहीं करता था कुछ भी। आप जाएं फेसबुक पर, मेरे पास पुलिस के गार्ड थे, कोई सहाफ़ी नहीं था जिसके पास सीटीडी के गनमैन हो। मेरे पास तो सीटीडी के गनमैन रहे, टाइटल रहा हूँ, इनटाइटल रहा हूँ मैं गनमैनों का। तो मैंने तो नेमतों को ठुकरा के, अपनी दोस्तियों को ठुकरा के, बाद में देखा अपने अप्रैल 2019 में मुझे इसी पुलिस ने रहीम शाह से दोस्ती न करने के पादाश में, दैयत के पैसे रांझानी फैमिली को न दिलाने की पादाश में, इस मामले पर खामोशी अख्तियार न करने के समझौते पर पुलिस ने, इसी दोस्तों ने, आप फेसबुक में तस्वीर उनके साथ मेरी दावतों में आए, गिरफ्तारी से 4 दिन पहले मेरे पास पीसी में बैठे थे सब। जब मैंने तमाम मराद ठुकरा दी और जब मैंने ज़मीर का सौदा नहीं किया तो मुझे उन्होंने जेलों में डाल दिया। एक ही दिन में 13 FIR मेरे ऊपर ATC की काट दी। तो हमने तो गिव अप नहीं किया, हमने तो साबित कदम रह के, क्योंकि मैं इतने दुख और तकलीफ़ों से फेस करके आया था कराची, तो मुझे तो ये कराची के दुख बहुत मामूली लगते। ये कराची की पुलिस गर्दी मुझे इंतहाई मामूली लगती है। तो आज अगर मुझे बोलते हैं कि भाई लाशों पे सियासत करता हूँ, तो बताएं इरशाद रांझानी का कातिल कहाँ है? अभी भी कराची सेंट्रल जेल में सड़ रहा है। 39 उसके गवाह ने, 38 पुलिस वाले, 1 सिविलियन है मसूद शाह। केस में तो दम ही नहीं भाई। आज या कल उसको एक्विटल मिलेगी अगर मेरा बिलखुसूस प्रेशर ना हो। मुझे जेल की कैद के दौरान एक जज साहब ने, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, आके मुलाकात करके पूछा कि बताओ तुम्हारा इस पर क्या है स्टांस। मैंने कहा मैं इस पर खामोश नहीं रहूँगा। मैं जेल में रहते हुए भी सिटी कोर्ट में आके रांझानी के केस को डिस्कस करता था। आज आप पब्लिक किराए बंद करें रांझानी पर, सुबह वो बरी हो जाएगा बंदा। सिर्फ ये पब्लिक प्रेशर हमने इंटेक्ट रखा हुआ है। उसके बाद आप देखें कई यहाँ पर निहत्ते बेगुनाह सिंधी लोग मारे गए, बदकिस्मती से गैर सिंधियों के हाथों मारे गए।
ये अलग बात है कि मामूली मामूली तनाज़ात थे इलाकों में, कोई ये कौमी जंग नहीं थी पश्तून और सिंधी की, कोई ये कबायली जंग नहीं थी पंजाबी या उर्दू स्पीकिंग के सिंधियों से, रैंडम किलिंग हुई है, मामूली तनाज़ात है, मामूली मफादात है जो मल्टी लैंग्वेजिस्ट एरियाज़ हैं। मुश्ताक साहब, आपने जो प्रोफाइल बताया, जो हक़ाइक़ बताए, मैंने इंट्रो में कहा, एक बार फिर सवाल को आपके सामने रखता हूँ। हादसाती तौर पर एक वाक़या हुआ रहीम शाह के हाथों इरशाद रांझानी का बेरहमाना कत्ल हुआ। आपने स्टैंड लिया और इतना स्टैंड लिया कि आपने कहा कि मैं किसी हद तक भी जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा, बच्चों को लेके अफाम को। ठीक है, उस मिसाली रोल के नतीजे में लोग खड़े हो गए। मैं यूं कहूंगा कि लोग आपके साथ हादसाती खड़े हो गए, और हादसाती लोग खड़े होने के बाद मेरे पास हादसाती तौर पर लोग आपके साथ खड़े होने के बाद एक मूवमेंट बनी, एक माहौल बना, और अब भी वो रहीम शाह सड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे सिंध के रवायती वडेरों, सरदारों, जागीरदारों और माफियाओं ने लोगों को कवर करना शुरू किया, अपने स्लीपर सेज इस्तेमाल करना शुरू किए, जिस तरह से माजी में उठने वाली तहरीकों को, किरदारों को, अफराद को दबाया गया, इसी तरह से आपके ख़िलाफ़ माहौल बना के वहाँ पे खड़ा किया गया जहाँ पे वो आपको या सिंध के लोगों को, सिंध की सोचों को खड़ा कर। अगर मैं तस्सी करूँ, कराची की पॉलिटिक्स के डायनामिक्स बिल्कुल चेंज है। यहाँ मैं न किसी वडेरे को कसूरवार ठहराता हूँ, न किसी सरदार न जागीरदार को, क्योंकि उसका कबीला एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर जो हमें ज़्यादा नुकसान हुआ है वो अपनी नेशनल जो लीडरशिप है हमारी, नेशनलिस्ट कौम परस्तों से ज़्यादा आप कहें कि हमें नुकसान हुआ है। और मैं बरमला कहता हूँ किस तरह हुआ है कि यहाँ पर आप देखें मैंने किसको ललकारा है। आज इतना वैक्यूम क्यों है कराची में? आप शिकारपुर से जब आए हैदराबाद से कराची, आपके बकौल कहीं डिस्कस हुआ, आपकी ख्वाहिश थी कि मेरे पास आए, और मुझे नहीं पता था आप इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल। आज आप मुझसे इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? कई सहाफ़ी हैं सिंधी, बड़े बड़े नाम हैं, मुझसे ज़्यादा सीनियर्स भी हैं। आप इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि मैंने अपना वजूद यहाँ मनवाया, और 2019 के बाद लोगों की तवक्कात मुझसे जुड़ गई कि यार ये बंदा है, अगर किसी केस पे ये बात करता है तो उसका हल निकलता है, अगर किसी केस पे ये खड़ा हो जाता है तो इसके पीछे लोग खड़े हो जाते हैं। देखिए, कोई भी मुकम्मल नहीं है ज़िंदगी में, मैं सबको खुश रखूँ, मुझसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं होगा। पर इस हकीकत पे आप बात करेंगे कि सिंध के लोगों का एक मिजाज है, वो अपने साथ चलाने वाले या चलने वालों के साथ नहीं चलते। ये हकीकत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, मेरी बात उधर से कंटिन्यू है। देखें, कराची में किसी कॉम्प्रेस जमायत का कोई मरकजी दफ्तर नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, कराची के 7 अजलाएं, टीम मुश्ताक सर की इज़ द न्यू बॉर्न बेबी, ये नौमौलूद बच्चा है टीम मुश्ताक सर की। कोई पार्टी नहीं है, मेरा मंशूर ही नहीं है, मैं अपने मूड पे चलता हूँ। यानी इस 2-2.5 साल की हमने स्ट्रगल में तमाम अपनी जड़ें मजबूत कर रखी कराची में। अगर हाफिज़ नईम को मुश्ताक सर की ललकारता है, अगर MQM राब्ता कमेटी को मुश्ताक सर की ललकारता है, अगर शाही सैयद को आंखों में आंखें मिला के शहर में बैठ के ललकारता है, तो वो मैं नहीं हूँ। उनको पता है इसके पीछे पागल लोग खड़े, सारे यूथ इसके साथ खड़े। अगर मुझे कोई बंदा उठा के गुम करता है 10 दिन, क्यों उठाता है? कई लोग घूम रहे, क्योंकि वो जानता है कि ये पता नहीं किस सिमत जा रहा है और कितना हमारे लिए ख़तरे का बायस बनेगा। मेरे ऊपर मुकदमे क्यों होते हैं? बेरिया टाउन में तो यार मैं किसी स्टेज पे नहीं था, एक्शन कमेटी ने बुग़्ज़े अली में मुझे नहीं बुलाया स्टेज पर, केस को हम ऑन ही नहीं करते अपना। हम तो हुब्बे सिंध में गए थे ना रैली लेकर, 32 FIR मेरे ऊपर की मलक रियाज ने। अभी आपकी गुफ्तगू सवाल से सवाल पर, एक तो सवाल ये कि वो मसाई अंदाज में जाएगा, बहुत बड़ा एक वायरल हुआ आपका वीडियो कि भाई माँ पान के बच्चा या तहाँ के बच्चा। देखिए, वो एडिटेड था। वो उस वक्त जो कैफियत थी, जिस वक्त ये मैं बयान दे रहा हूँ, काश वो कैमरा नीचे भी होता, मेरे इधर पूरे खूनम खून था नीचे। यानी वो बाइकों पे हम गिर गए थे, अंधेरा था, धुआं था, गैस थे, टीयर्स थे। ख़वातीन को हमने वहाँ से बचाया केमिकल से, अपनी बहनों को, मेरी टीम ने।
और जब हम निकले तो मुझे नहीं पता था ये माइक खुले हुए, कैमरे खुले हुए। अभी आधा मैंने वहाँ कहा था कि हम केमिकल से और इस शेलिंग से अपने आप को बचाएं, फिर आप सबको बचाते। अब हम ह्यूमनली पॉसिबल क्या था, न हमारे पास ये पानी था, न कपड़े थे, न रुमाल थे, न नमक था, जो प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। अब उसने क्या एडिट करके चला, उन लोगों ने चलाया कि जिनके लिए मैं कह रहा हूँ मैं खतरा हूँ, जिनके दुकान बंद हुए, जिनके धंधे बंद हुए, वो नाम नहाद हमारे कुछ कॉम्प्रेस वर्कर्स या रहनुमा या कारकुनान जो यहाँ पर थाने पर गिरफ्तार जो लोग होते हैं सिंधी, उनको छुड़वाने की भी कमीशन लेते हैं SHO से। कहीं सिंधी अगर गोठ आबाद करते हैं तो कॉम्प्रेसों के प्लाट मिलते हैं शेयर्स में। अब मुश्ताक सर ने तमाम ये मिथ खत्म कर दी। मुश्ताक सर की रात को 3 बजे भी थाने पहुंचता है, लाइव आता है, बंदे छुड़वाता है, तो मुश्ताक सर कोई 1 रुपया नहीं लेता। मेरा कोई एक प्लॉट नहीं है। अब जिनके दुकान और धंधे बंद हुए, वीडियो भी उन्होंने वायरल की। बात करें मुश्ताक सर्की साहब के बकौल कि जो लोग खुद को नेशनलिस्ट कहलाते हैं, उनका दुकान सिंध नहीं है, उनका कोई दुकान और है। बिल्कुल और है। उनको किसने रोका है? कराची में नहीं करते काम। आज मैं चैलेंज करता हूँ, आप देखें कि हमने ये जज़ायर के खिलाफ जो रैली निकाली, मैंने नमाज चौरंगी से प्रेस क्लब तक निकाली रैली। आज भी यूट्यूब को आप हिट करें, गूगल को जाके हिट करें, आप देखें कितना क्राउड है मेरे साथ। और हमने कॉम्प्रेस तो अखलाकियात का मयार देखें। एक्शन कमेटी ने स्टेज पे नाम लेना पसंद नहीं किया। मैंने रैली किसके हक में निकाली थी? एक्शन कमेटी को सपोर्ट करने के लिए। आज भी मैं कहता हूँ अयालती पलीजो साहब को, डॉक्टर कादर मक साहब को, सुनान कुरैशी साहब को, रियाज चांडो साहब को, मेहर ड्रिबाई साहब को, तकरीबन जितनी सिंध की, जलाल महमूद शाह साहब को, जैन शाह साहब को, जितने भी कॉम्प्रेस थे, मैं बोलता हूँ मेरे साथ हाथ मिला के मेरी कुव्वत को, मेरी फ़ौज को, मेरी आर्मी को, मेरे नौजवानों को इस्तेमाल करो आप। मैं यहाँ किसके लिए हूँ? मेरी 7 अजला में 1 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे लोग जमा करने की सलाहियत रखते हैं हम यहाँ, विद इन मूवमेंट्स। सिर्फ व्हाट्सएप पे वाइस जाएगा। सर्की साहब की हम बात को यूँ माने, जो मेरा पहला क्वेश्चन भी था कि सिर्फ वडेरा, सिर्फ रवायती वडेरा सरदार जागीरदार नहीं है, वडेरा वडेरे ये अरबपति जो बन गया। उनका लाइफ स्टाइल पता है आपको? मेरी रेंज रोड पे तो आप भी बात करते हो, वो भी बात करता है। उनके पास हजारों एकड़ों पर मुइद कल्टीवेटेड लैंड है इस वक्त। मुझे एक कॉम्प्रेस बताएं, मैं आपको उसके असर से बताऊंगा कितने। ओ मंजूर सोलंकी कहते हैं हमारा दोस्त, सिंध भलो व्यापार को करे तो दिसे, कि सिंध तो ऐसा ज़बरदस्त बिजनेस है, कोई करके तो देखे। आरेसर साहब भी बोल के गए ना, या तो हीरोइन का नशा है, या तो तबाही है, या तो आबादी है। तो मैंने तो सिंध के नशे को ज़बरदस्त टच करके देखा। मतलब कितनी मेरे खिलाफ मुहिम चलती है। मतलब मैं सुल्तान हिंद को चैलेंज करता हूँ कि बताएं मैंने सिंध का सौदा कहाँ पर किया। चैलेंज करता हूँ, लेकर आ जाओ, जदीद दौर है। जो मुझे पैसे देगा, कोई मुझे मराद देगा, तो भाई कुछ ना कुछ तो राज रखेगा अपने पास। मुश्ताक साहब, बात तो वही आई ना कि सिंध में एक ऐसा मिजाज है जो मिजाज अपने लोगों को आगे देखते हुए बर्दाश्त नहीं करता। ये सिंधी कौम, मिनेसिल कौम जो है, इस मर्ज में मुब्तला है। ये ज़हनी मरीज हैं सारे लोग। यानी एक दूसरे की टांगे क्यों खींच रहे हम? यानी आप मामूली बात में आपको अभी मिसाल दे रहा हूँ ताज़ा। कल अभी मैंने देखी शमन अली मीर अली की वीडियो और मुमताज़ मौलाई की एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं। यार दोनों सिंधी सिंगर हो, हर किसी की फैन फॉलोइंग अपनी अपनी है, किचन अपना अपना चल रहा है। यानी आप देखें कितने उर्दू स्पीकिंग और पश्तून पंजाबी सेलिब्रिटीज़ हैं, आपको एक जगह इकट्ठे मिलते हैं। यानी सिंधी कौम में नहीं है कि कोई मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है। मुमताज़ मौलाई ने उर्दू में जो गाना गाया रियो का, तो उसमें उसने कौन सा जुर्म किया कि उसके खिलाफ भी इतनी बड़ी मुहिम चली? देखिए मैं कह रहा हूँ क्यों, ये मर्ज है सिंधी कौम में, ये मर्ज है और हम उसके मरीज हैं, मुझ समेत। जो आगे आएगा, जिस दिन ये मर्ज खत्म हुआ तो हमसे ज़्यादा मुत्तहिद, ताकतवर, बाशऊर, तहजीब याफ्ता, हाईली एजुकेटेड कौन सी कौम हो सकती है? अच्छा, इस बीच में जमात इस्लाम की आपने बात की, क्योंकि मेरा एक ज़ाती ओपिनियन भी है, उसको मैं सवाल मैं समझा, मेरा ज़ाती ताल्लुक भी मैं ये सुनना चाह रहा था। ज़बरदस्त ताल्लुक नहीं है, तजुर्बा है, ताल्लुक नहीं है, ठीक है। कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अभी सरदारों, जागीरदारों, वडेरों की तंजीम बन चुकी है, जमहूरियत पसंद नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट का एक पार्ट है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अभी सिंधियों का तंजीम नहीं है, एक माफिया है जो एक दूसरे के साथ मफादात के लिए इकट्ठे हैं। उन्होंने एक मेयर तैनात करवाया या मुंतखब नामजद करवाया,
वो मुर्तज़ा वहाब के नाम सूरत में, और हम लोग खुश हुए। आप खुश हुए, सवाल ये, ठीक है। हाँ। वो भी उर्दू स्पीकिंग है। हाँ। और इत्तेफाक से जो जमा इस्लामी का हाफिज नईम है वो भी उर्दू स्पीकिंग है। देखें, तो अभी मुश्ताक सर्की जैसे जो कहते हैं कि सिंध को हम आगे लाना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, उस मर्ज से, उस बीमारी से जो हमको उन्होंने बंटवारा में तकसीम दर तकसीम किया है और हम पर रूलिंग कर रहे हैं, उस क्लास से आगे आना चाहते हैं। और वो क्लास यहाँ से हमसे काम लेता है, मुश्ताक सर्की से काम लेता है। अब देखिए, कोई भी गयूर सिंधी होगा, कोई भी गैरतमंद सिंधी होगा, मैं हाफिज़ नईम का कोई मुखालिफ नहीं हूँ, मैं जमा इस्लामी का कोई मुखालिफ नहीं हूँ, मैं MQM का कोई मुखालिफ नहीं हूँ। हाँ, उन लोगों में जो मौजूद मिलिटेंट विंग है, जो मेरी सिंध धरती से नमक हरामी का मुंह बोलता सबूत देते हैं अपनी ज़ुबान के ज़रिए, अपने लहजे के ज़रिए, अपने रवैये के ज़रिए। हाफिज़ नईम ने जो ये वाइल्ड कैंपेन, जो इलेक्शन की मुहिम जो ही उसने की, उसमें जो ज़ुबान अख्तियार की उसने, मैं उसका मुखालिफ हूँ। मैं उसके नरेटिव से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जहाँ बात सिंध की होगी तो ये तो मुर्जा वहाब है, कोई पंजाब का डाकू भी पीपल्स पार्टी खड़ी करे यहाँ पर और वो डाकू बोले सिंध धरती मेरी माँ है, नीयत उसकी कुछ भी हो, लेकिन मेरी कौम को ठेस ना पहुँचाए, मेरी कौम को टारगेट ना करे, इस शहर को मेरी औताक ना कहे, इस शहर पर अपना हक ना जताए, इस शहर का वो मेहमान बन के रहे, तो मुझे उससे क्या शिकायत हो सकती है। लेकिन आरिफ साहब, एक वो बंदा जो किरदार का भी अच्छा है, उसकी जमायत भी अच्छी है, लेकिन उसकी ज़बान मेरे लिए नफ़रत का वो एक तासुर देती है, बार बार मुझे डसने की कोशिश करती है, बार बार इस सिंध की राजधानी को अपने बाप और माँ की जागीर समझती है, तो मैं तो उसको कभी कबूल नहीं करूँगा। मैं उस दुश्मन को गले लगाऊंगा जो दुश्मन मेरी धरती को मेरी माँ तस्लीम कर। ये तो हुआ मुश्ताक सर्की का मौक़िफ़। मैं पूरी सिंधी कौम की नफ्सियात बता रहा हूँ। देखिए, आज तक पीपल्स पार्टी का मुतबादिल क्यों नहीं है? हम नफ्सियात के मुताबिक चलें या हक़ाइक़ के बुनियाद पर चलें? हक़ाइक़ पे आप नहीं चल सकते ना। देखिए, आप मुतबादिल नहीं लाएंगे भाई। जरदारी क्या समझते, कोई डंडे के जोर पे चलाता है हुकूमत? जरदारी शेयर देता है, पूरा UC चेयरमैन तक शेयर जाता है। आपको पता है 2 करोड़ का वो है बजट इसका, एक टाउन का, UC का। मुश्ताक सर्की साहब जहाँ पे सिंधी कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं कि अपने से का रोल, वहाँ पे सहाफ़ी भी हैं। आप इस बात पे आप रिव्यू नहीं करेंगे? कौन सा मौका आपने कहा कि इस डंडे पे नहीं शेयर रिश्वत? मैं कहता हूँ कि नहीं। अच्छा, मैं क्या, मुझे पता है मेरे पास क्या है मुतबादिल। चलो हम बिठा देते हैं उर्दू स्पीकिंग CM, हम पूरी सिंध काबीना उर्दू स्पीकिंग। आपको पता है थोड़ी देर के लिए जब पावर में आई थी MQM, मुशर्रफ ने पूरा ब्लैंक चेक दे रखा था। किसको? MQM को। CM शिप नहीं थी उनके पास, अरबाब रहीम था CM। एक मिनिस्ट्री मिली थी MQM को, वजीर मुशीर दाखिला सिंध वसीम अख्तर। 12 मई को क्या हुआ? अख्तियारात का कितना नाजायज इस्तेमाल हुआ? पूरे थाने से असला गायब हो गया। मुश्ताक साहब, पूरी कराची पर उन्होंने बाप की जागीर का एक नंगा नाच दिखाया हमें। मुश्ताक साहब, देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ भी है, आप डरें उस वक्त से कि जब आपके ऊपर ये गैर सिंधिया के हुक्मरानी करेंगे। मैं पीपल्स पार्टी का आपसे ज़्यादा क्रिटिक हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का सबसे ज़्यादा विक्टिम हूँ। पीपल्स पार्टी के दौर में मेरे ऊपर मुकदमे हुए, पीपल्स पार्टी के दौर में मैं जेलों में रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के दौर में बैरिया के मुकदमे हुए, पीपल्स पार्टी के दौर में मैंने धरने दिए सारे। जाली डोमिसाइल पीपल्स पार्टी का जेवर है हमारे लिए। तो मैं तो सबसे ज़्यादा क्रिटिक हूँ, लेकिन मुश्ताक साहब, मैं उसको कभी सपोर्ट नहीं करूँगा जो सिंध का नमक हराम है, चाहे वो जरदारी बने, चाहे अल्ताफ बने, चाहे सिराज बने। मुश्ताक साहब, आपने इंतहा इंपॉर्टेंट बातें की हैं। डोमिसाइल इशू आपने माना और पीपल्स पार्टी का तोहफा है, करेक्ट। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने चाहा, मैं कहता हूँ कि हमको वो नचवाने में कामयाब हो गए, जबकि देने वाले वो, सिंध को तबाह करने वाले वो जजीरों का इशू था। लेटर अप्रैल उनके सिस्टम ने दिया था, उनके गवर्नमेंट ने दिया था। लेकिन जब उन्होंने चाहा किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, सिंधी कौम उस इशू पे खड़ी हो गई, डोमिसाइल पे, जजीरों पे। न सिर्फ ये, जब उन्होंने चाहा मेयर के इशू पे कहीं न कहीं पर हमें फंसा कर उन्हें अपने उन्होंने नहीं चाहा। हाफिज नईम की बदकिस्मती थी। हाफिज नईम को किसने कहा तुम बोलो ये सिंधियों के औताक है कराची? ये नहीं कहा, उसने कहा कि मैं वडेरे और सिंधियों को ये कराची औताक बनाने नहीं दूंगा। क्यों भाई, तुम्हारे आबा अजदाद लेकर आए क्या जहेज में? ये मैं तो गाली के मुतरादिफ समझता हूँ कोई भी ऐसी जुबान, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। शायद आपका सेंटीमेंट कराची के लिए वो ना हो, शिकारपुर के लिए हो, लेकिन मेरी नस्लें यहाँ पर जन्म ले रही हैं।
मेरी नस्लों का फ्यूचर इससे इलाक कर चुका है। मेरी नस्लों का पूरा मुस्तकबिल सिंधी बच्चों का बच्चियों का यहाँ के तालीमी इदारों में, मेरे पूरे नौजवान जो ग्रेजुएट हैं, जो ये डिग्रियाँ लेके घूम रहे, मुझे पता नहीं कितने मैसेजेस आते हैं, उन सब का मरकज़ कराची है। तो मैं इस कराची को कैसे किसी को स्टेक पर लगाने की इजाज़त दूंगा? मुश्ताक सक्की साहब एक तरफ तो चाहते हैं कि मुतबदल हो, वो मुश्ताक सक्की जैसे बहादुर, निडर। मैं आपको बताऊं सुल्तान भाई, मुझसे सियासत नहीं होगी, ये लिख लें मुझसे। मुझे पता नहीं कितना प्रेशर आता है पार्टी ज्वाइन करने का। कभी पीपल्स पार्टी की तरफ से आता है, मेरी कैद के दौरान ऑफर्स आई। अभी मुझे लास्ट ईयर कोई ले गए थे 10 दिन के लिए, बड़ी खिदमत की। वाहिद ये मिसिंग पर्सन था जिसको किसी और गुनाह में नहीं, इस गुनाह में उठाया कि या तो ये धंधे बंद कर सिंधियों को इकट्ठे करने वाले, या फिर कोई पार्टी ज्वाइन कर। मैंने कहा दोनों नहीं करूँगा। बोले फिर शटअप कॉल है तुझे, फिर तू क्यों कर रहा है? क्योंकि बाकी जितने भी लोग कर रहे हैं उनका सब पता होता है कि परसों क्या करने वाले। मुश्ताक से क्या बोले पता नहीं चलता, रात को सो रहा है, सुबह खड़ा है धरना दिए हुए। हमें तो चैलेंजेस हो जाते हैं। मुश्ताक साहब अब भले सियासत में ना है, लेकिन आप कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं, इश्यूज़ पे खड़े होते हैं, और कौम फंसी हुई है पावर पॉलिटिक्स में, सरदारों, जागीरदारों, वडेरों के पीछे, जिन्होंने सिंध के जजीरे बेचे, सिंध को बेचा, राजधानी पे भी गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, सिंधियों की है, लेकिन जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, जो बड़ा बड़ा धंधा है, वो किसी और का है। सिर्फ इस बुनियाद के वो शेयर बढ़ा देते हैं। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंधियत की बुनियाद पर सिंधी लोगों से वोट लेता है, दूसरी तरफ उर्दू आबादी से कभी जमात इस्लामी और कभी MQM वोट लेता है। हमको तकसीम करके ये लोग वोट लेते हैं, और जब चाहते हैं हमको खुद लड़ा कर उनको उधर बाउंड करके रखा है, हमको इधर बाउंड करके रखा है। हम इससे कब आगे निकलेंगे? आप मुझे बताएं, शिकारपुर में आप किसको जितवाएंगे मुतबादिल? चलो डॉक्टर इब्राहिम को भी छोड़ देते हैं, इम्तियाज़ शेख साहब को भी छोड़ देते हैं, भाइयों साहब को भी छोड़ देते हैं, और कौन है स्टेक होल्डर आपके पास? 3 ही है ना, चौथा भी आगा सिराज साहब है। आगा सिराज साहब है। आप मुझे बताएं इनका मुतबादिल कौन है? आपको पता है कि MP की सीट पर अभी आजकल डॉलर कहाँ चला गया? 12 से 15 करोड़ रुपए का खर्चा है। मैं कराची की तमाम जो मैंने लाशों पे सियासत करके पैसे जमा किए ना, सब मिलाऊं भी मेरे पास 12-15 करोड़ नहीं होंगे कि जेकबार के किसी हल्के से मैं सीट। आपने लाशें सौदा करा लाशें यानी मैं पूरी आवाम की तर्जुमानी कर रहा हूँ ना कि भाई मैंने पैसे कमाए। कि अगर मुझ जैसा बंदा, वे आउट स्पोकन बंदा हो, इंतहाई एक्टिव बंदा हो, जिसकी PR हो, फेस वैल्यू हो, यानी मैं चाहूँ मेरी आने वाली नस्लें भी जेकबाबाद में कराची का एजाज अखरानी से नहीं जी सकती, कराची वाला उर्दू बोलने वाला से सोहराब सरकी से नहीं जी सकती। लेकिन कराची का उर्दू बोलने वाला, पश्तो बोलने वाला तो ठेड़े वाले को भी, रेड़े वाले को भी मुंतखब करने में। अच्छा देखें, बात दोनों की है कि मुझे बताएं, अगर MQM ठेले वाले को देती है टिकट, तो ठेले वाले के हाथ में होता क्या है भाई? वो MP वहाँ हाजिरी भरता है, MP वो जो टेंडर स्कीम में आती है साइन करके चला आता है वापस। वो सिर्फ दिखावे का कॉस्मेटिक तरीके से दुनिया भर में, आप मुझे बोल रहे हैं ना कि वो बड़े भाई इनसे लेते हैं, शेयर लेते हैं। दुनिया में नाम नेहाद जमहूरी सिस्टम है। पूरी दुनिया में घूमता हूँ, मैं लंदन घूमता हूँ, मैं पूरी बरतानिया की दीगर काउंटीज़ घूमता हूँ, मैं अमेरिकी रियासतें घूमता हूँ, उनके पैसे पे घूमता हूँ। तो कहीं भी ये डेमोक्रेटिक सिस्टम इम्पार्शियल, गैर जानिबदार नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, क्या बरतानिया के जो अभी रिजीम चेंज हुई है, तो क्या ये MI6 का इसमें रोल नहीं था? डोनाल्ड ट्रंप को भी गिरफ्तार किया मियामी से, क्या ये CIA का रोल नहीं था इसमें? क्या ये इंडिया में जो कुछ होता है रा का उधर कलीदी रोल नहीं होता? अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वहाँ की एजेंसी का रोल नहीं? तो दुनिया में क्या UAE में जो हो रहा है, आप मुझे बताएं। ये अब जो ये दुनिया से वो अपना हाथ मिलाने के लिए जा रहे हैं, रियाज में क्या क्या हो रहा है? जुए खाने खुल रहे हैं, क्लब खुल रहे हैं, सलमान खान आ रहा है, कतरीना कैफ, ईश्वर सब आ रहे हैं। यानी आपने दुनिया के साथ कांधे में कांधा मिलाना है तो आपने उनके साथ चलना है। ये तो बेचारा जरदारी है, अच्छे भले उधर चलते हैं साथ। मेरे भाई आप और मैं सिर्फ बोल सकते हैं, जब आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। और ये आपकी पहली खुशकिस्मती है कि कराची में 72 के बाद पहला मेयर कोई पीपल्स पार्टी का आया है। पहले 2 वोट से उसको मेयरशिप से हटाया गया, 2 बंदे उनके उठाए गए।
तो अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल, एतमाद आपका बढ़ गया है पीपल्स पार्टी पर। अभी जो भी है पीपल्स पार्टी, ये आइंदा 20 साल भी आपके मत्थे लगी रहेगी। मुश्ताक साहब बात सुने, क्या हकीकत नहीं है जिस खौफ का इजहार कराची के जो उर्दू बोलने वाले हैं, पश्तो बोलने वाले हैं या सिंधी बोलने वाले हैं, जो कराची के मुस्तकिल आशियाँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है, क्या उनका ये ओपिनियन मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है कि अगर कराची पे काबिज़ हो गए, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में वडेरे, तो कराची का असर इस तरह करेंगे जिस तरह से कश्मीर, कंदकोट, जैकबाबाद का इन्होंने असर किया? ये सच नहीं है? कराची में स्टेक होल्डर ज़्यादा हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन शहर है, दुनिया इसके साथ इंटरलिंक है, और यहाँ जो खुफिया दूसरे हाथ होते हैं जो आप इशारा करें ना, वो जरदारी को यहाँ अपनी मनमानी करने कभी नहीं देंगे। यहाँ पर किसी ज़ुबान का असर रसूख ज़्यादा नहीं बढ़ाने दे देंगे वो किसी भी सूरत। फिर अमन अमान मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं। शिकारपुर में कोई अमेरिकी कौंसलेट नहीं है, न कोई चाइनीज़ कौंसलेट है। भाई मेरे यहाँ 168 कौंसलेट हैं। आखिरी सवाल इसी से लिंक करता हुआ, MQM को एक उरूज दिया, सेकंडों में शहर बंद, सेकंडों में खुल जाए। फिर PTI का एक उरूज था, अभी शायद वाइंड अप की तरफ चीज़ें जा रही हैं, वाइंड अप होना हो। आप क्या नहीं समझते कि सिंध का राजधानी फर्स्ट टाइम जरदारी के हवाले करके 14 साल मुसलसल उसको चला के अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उरूज है, उसके बाद उल्टी गिनती शुरू की है? देखिए, उल्टी गिनती उसकी शुरू होती है कि जो आपसे डिसएग्रीमेंट करे। आपके घर में कोई मुलाजिम है, मेरे पास कोई 15-16 साल से मुलाजिम है घर में, छोटे बच्चे थे, बड़े हो गए, फिर शादियां भी उन्होंने की अभी। तो जब वो न चोरी करते, न मुझसे आंख में आंख मिलाते, न मैं रात को 2 बजे बोलता हूँ खाना निकाल के दो, कोई वो अपना मुंह ख़राब करते, तो जरदारी की मिसाल वो है। जरदारी के पीछे जो भी है वो उस बच्चे से बहुत खुश हैं सब। तो आइंदा भी जरदारी इस पॉलिसी पे चलेगा। वो पागल नहीं इमरान खान की तरह कि 9 मई के वाक़यात हों, या करप्शन में भी करप्शन करे, या हिस्सेदारी में भी चोरी करे, या कहीं लाठी मारे, डंडी मारे। तो वो सेंसिबल मैच्योर पॉलिटिशियन है। तो आप और मेरे और हमारे आइंदा नस्लों के मुकद्दर में जरदारी की नस्लें रहेंगी। कराची पे आपकी बहुत बड़ी ग्रिप है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेयरशिप देना, इतना आगे लाना, इसके पीछे ये साजिश नहीं है कि लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में जो सिंधियों की लीडरशिप है उससे मायूस हों? जो एक तासुर है, कभी कभी वो बात बड़े वजनदार तरीके से आगे आती है, फिर पीछे दब जाती है, कि कराची को राजधानी सिंध से हटाकर वफाक मिलाने का या फ्री पोर्ट करने का, इस किस्म के गेम का कोई हिस्सा नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पावर मिलाना? देखें, इस वक्त मुल्क इस का मुतमिल नहीं है, क्योंकि 9 मई के जो वाक़यात हुए उसके बाद हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं वो इंतहाई सेंसिबिलिटी, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो नहीं चाहेंगे कि करोड़ों सिंधी फिर इस मामले पर उठें। जरदारी चाहे भी वो नहीं चाहेंगे कभी भी। आपने देखा जज़ायर की आपने बात की, तो ये जरदारी ने तो नोटिफिकेशन निकाल दिया था चीफ सेक्रेटरी के थ्रू, NOC भी दे दी थी। ये आप और मैं थे ना जो वापस कराया। कालाबाग डैम तो ये मुशर्रफ ने, अलीगढ़ जो साबका CM था अली मोहम्मद महर साहब, वो तो इधर बैठ के उसने लिख के दे दिया होता कि भाई कालाबाग डैम में हम इधर मुहिम चलाएंगे। उसने मुशर्रफ ने पैसे दिए थे, कोई एडवर्टाइजमेंट में आपके खबरों अखबार ने पूरा पेज छापा था, ज़ियाद शाहिद ने। तो मुझे पता है उन्होंने चाहते हुए भी फिंगर क्रॉस कोशिशें की हैं, लेकिन सिंध का सेंटीमेंट है, तो ये सिंध की फितरत से कोई भी हरकत करेगा तो वो सिंधी को इस पर कोई ज़ीरो टॉलरेंस के कंप्रोमाइज़ पे बैठ नहीं सकती। मुश्ताक सर की से अगर हम सिंधी कौम के लिए, सिंध के नौजवानों के लिए, सिंध की लीडरशिप के लिए कोई पैगाम लेना चाहें? देखिए, मैं सबको ये बोलता हूँ कि अपने बलबूते पर, अपने हौसले से, अपनी दिलेरी, शुजात, बहादुरी, कमिटमेंट, सच्चाई, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें। इस कराची को अपना मरकज़ बनाएं। हम मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को अकोमोडेट करें। मैक्सिमम मैं बोलता हूँ भाई मजदूरी करो। देखें, मुझे आइडियलाइज़ करते हैं लोग। मैंने परसों लाइव अपने सेशन में कहा कि भाई मैं जब आया मैंने पानी के कैन उठाए, अब मैं किसी को बोलता हूँ पानी के कैन उठाओ, बोलते सही माँ तो मैट्रिक पढ़ेला, माँ तो इंटर पढ़ेला। तो जब ये माँ आप डिलीट करोगे, जब इस शहर में बेरागिरी भी करोगे,
पोछे मारोगे, कपड़े मारोगे, टेबल साफ़ करोगे, 2-2,500 घर ले जाओगे शाम में। जब अपनी ये खुद परस्ती अनापरस्ती को डिलीट करो थोड़ी देर के लिए, फिर देखो कराची तुम्हें किस तरह गले लगा के अर्शों अर्श पहुंचा देती है। मैं तो मिसाल फिल्मों में होता होगा कि यार मेरे सामने सुल्तान बैठा कि बंदा बोल रहा है 2002 में मैंने चंदा किया मेरी वालदा ने, आज मुझे बोल रहा है भाई तुझे तो सिर्फ रियो का पता है, मेरे पास तो 5-7 गाड़ियाँ हैं लग्जरी प्रॉपर्टी, जहाँ आप बैठो मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, कोई 6-6, 8-8 महीने में घर नहीं जा पाता किसी विज़िट करने, टाइम नहीं मिलता। तो जब अल्लाह देता है तो मैं कराची में जो कदम उठाता हूँ, खुदा पाए कसम मैं हर कदम पे नफिल शुक्राने की मैं दुआ करता हूँ कि जितना शुक्र अदा करूँ कम है। क्योंकि ये फिल्मों में होता होगा भाई ओवर द नाइट आप चेंज हो गए लाइफ में, लेकिन तमाम तर इस वक्त क्या है, पैसा है, फेम है, नाम है, उसके बावजूद आपने मुझ में ये फुकरा ही रंग देखा होगा। हर अननोन कॉल अटेंड करता हूँ, किसी की मैं फरियाद सुन लेता हूँ, भले उसके काम ना हो। अभी आपसे 10 मिनट पहले किसी खातून ने कॉल की, कंबर शहजाद कोर्ट की थी, वो कोई 3 दिन पहले उसके शोहर ने कोई ख़ुदकुशी की है, वो मामला उसके गले पड़ा है। 40 मिनट तक उस खातून ने रोक के अपनी फरियाद सुनाई, मैंने सुनी। बीच में आपके भी कॉल आ रही थी, उसी में कॉल वेटिंग पे मैंने सुन के मैंने कहा मेरे लिए क्या हुक्म है। उसने कहा आपने मेरी फरियाद सुनी, यही मेरे लिए काफ़ी, अभी कुछ करो ना करो, मेरी कोई फ़ोन नहीं सुन रहा। तो आप लोगों को सुने, उसका मदावा करें, रहनुमाई करें, अच्छी तलकीन करें, मशवरे दें, बाकी उसका नसीब है। मैं जब यहाँ आया था मेरा कोई नहीं था, अब आप लोग जब आओगे मैं आपके साथ हूँ। मैंने आपके भाई को कहा इधर रहो भाई, 6 महीने तुम इस कमरे में रहो, इस फ्लैट में रहो, जब तक इस्टेब्लिश ना हो। इसी तरह मैं लोगों को बोलता हूँ कि आओ, हमसे जो हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे, मुआवनत करेंगे। एक मुझे बच्चे ने कहा, एक किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे ने, कि मेरा गुजारा नहीं होता, मेरा अब्बू नहीं है, मैं पढ़ता हूँ सेल्फ पे, मुझसे यहाँ पर मिलने आया तो उसके 400 रुपये किराए में लग गए। तो मैंने पूछा ये अभी 400 कैसे कंपनसेट करोगे अपने बजट में महीने? मैंने उसके इज़्ज़त नफ्स मजरू के किसी बहाने से पैसे जेब में डाले 3,000। अब मैंने उसको 30-35 हज़ार रुपये दिए। वैसे ही एक मशवरा दिया कि तुम फ़िलहाल छोटा सा बिज़नेस करो, यूनिवर्सिटी के बाद अपना खुद सर्वाइव करो और आगे बढ़ो। तो जो हमसे हो सकता है, सबको खुश नहीं कर सकते, जिसके नसीब में जो नौकरी हो बिस्मिल्लाह करके करे, आगे अपने रास्ते खुद ही वो हमवार करे और अल्लाह पाक भी मदद करता है। आप ये चिंदी चोरी ना करें, खुदा की कसम खा के कहता हूँ सुल्तान भाई, जिस औताक पे आप बैठे हैं, कोई 1 साल में 15 तो सिंधी छोड़ के गए यहाँ से। 17,000 तनख्वाह देता हूँ, 7,000 का नीचे खाना खाते, कितने हुए? 17 और 7 24,000। सिर्फ क्या है, सफाई करते हैं और कोई उनका काम नहीं होता, भाग जाते हैं 28 दिन करके, 2 दिन पहले सैलरी ले ले भाग जाते हैं। इसी सूरत हाल में अगर देखें, पंजाबी, पठान, पख्तून, बंगाली, सराइकी, गिलगिती को नौकर रखो, 15-15 साल आपके पास रहेंगे। डांट भी खाते हैं, गुस्सा कबूल करते हैं, तनख्वाहें भी 3 महीने बाद लेते हैं आपसे। तो बताएं कौन रखेगा? तो सिंधी लेबर जो है बिलखुसूस, उसको सोचना चाहिए कि उसका रवैया क्या है। फैक्ट्रियों में क्या शिकायत आती है मेरे पास, भाई जिसको देखो कार्ड पंच करता है, बोलता है मैं टीम मुश्ताक की हूँ, काम नहीं करूँगा। बताओ कौन सा फैक्ट्री का मालिक चाहेगा कि मेरे पास 50 लोग काम ना करें, तनख्वाह लें? मैं भी नहीं चाहूँगा मेरे घर में ऐसा नौकर हो जिसको मैं पैसे दूँ, सफाई ना करे। तो सिंधियों को ये अपनी अन्ना, खुद परस्ती, ये झूठा दिखावा ख़त्म करना चाहिए। मजदूरी करें, चौकीदारी करें, बेरागिरी करें, गार्ड बने, फ़िलहाल बने, अपनी मेजॉरिटी करें और इधर रिहाइश अख्तियार करें। ये मुस्तकबिल आपका है, कराची आपका है, वसाइल आपके हैं, और रोशन जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो आप अवेल करेंगे, कोई और नहीं करेगा। खुददारी, खुद एतमादी के साथ झूठी अना को फना करें, आपको बका मिल सकती है, अपनी धरती के मालिक बन सकते हैं। ज़बरदस्त मौक़िफ़, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा है कि ज़रदारी आपको, आपके और हमारे मुक़द्दर में है। तो बड़ा ये ज़हन बना लें, ये ज़हन बना लें। इस खुशखबरी, उस पॉजिटिव और उस नेगेटिव मैसेज के साथ अपने मेज़बान सुल्तान को दीजिए इजाज़त। अपने हीरोज़ के साथ, अपने किरदारों के साथ प्यार करें। अगर मुश्ताक सरकी के साथ आप एग्री हैं, सपोर्ट करें। डिसएग्री हैं तो कम से कम उसके पैर पाँव मत खींचें। और यही एक सबब है हमारी तबाही और बर्बादी का। अपने लोगों को ओन करेंगे जब,
अब उनको आगे बढ़ने देंगे तो कामयाबी आपका और हमारे कदम चूमेगी। सो सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।